अध्याय 2। अच्छा हो या बुरा, आप आगे बढ़ा देते हैं। मंझले बच्चे भिन्न होते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत और उलझन भरी कहानी सुनाता हूँ। हमारे 3 बेटियां वाले परिवार को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी मंझली बेटी लगभग 5 वर्ष की थी। जैसा कि हर कोई जानता है कि मंझला बच्चा भिन्न होता है और वह बहुधा समस्याजनक बच्चा होता है। हमें पहले से ही मालूम था कि हमें अपनी मंझली बेटी के साथ परेशानी आएगी, क्योंकि हमारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने हमें विश्वास दिला दिया था कि मंझला बच्चा भिन्न होता है। इस अंतर का कारण यह माना जाता है कि मंझले बच्चे को ना तो बड़े बच्चे की तरह सुरक्षा व स्वतंत्रता मिली होती है और ना ही उसे वह स्नेह वह विशेष ध्यान मिल पाता जो प्राय छोटे बच्चे के प्रति होता है। बच्चे आपकी सोच के विपरीत आपसे सहयोग ही करना चाहते हैं। यदि माँ बाप सोचते हैं कि उनका मंझला बच्चा भिन्न ही बनने वाला है, तो वह निश्चित ही उससे विभिन्न व्यवहार करते हैं। और जब ऐसा होता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईश्वर ने वे छोटे हरे सेब बनाए हैं। मंझला बच्चा आपकी सोच के साथ सहयोग करता है और भिन्न बन जाता है। हमें यह किसी ने नहीं बताया था कि इस अंतर का सकारात्मक या नकारात्मक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने बच्चे से किस प्रकार का व्यवहार किया है। मेरे अपने मामले में मैंने अपनी मंझली बेटी को एक विशेष तरीके से संभाला। मैंने एक नई 1000 बार कहा होगा, सिडनी इतना चिल्लाती क्यों है? वह सुजैन और जूली की तरह क्यों नहीं बन सकती? वह अलग क्यों है? वह प्रसन्न व खुश क्यों नहीं रहती? सिडनी केवल एक ही तरह इन बातों का उत्तर दे पाती। वह चिल्लाती, शिकायत करती, बेखड़ा करती और अक्सर मेरे द्वारा दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करती। शुरू में वह भिन्न तरह की नहीं थी, परंतु हमने उसे भिन्न तरह का बना दिया। फिर हमारे परिवार ने मस्तिष्क के कार्य करने के ढंग के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। बाइबल में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है वह हमने अत्यंत सीख लिया। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम समझ गए कि नकारात्मक आदेशों को रोककर सकारात्मक बच्चे का विकास नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सेम की फलियों को रोककर आलू नहीं उगाए जा सकते, हमने अपने तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। जब भी हमारे घर पर कोई मिलने आता, मेरी पत्नी और मैं सिडनी का विशेष प्रकार से परिचय करवाते। यह वो छोटी सी बच्ची है जिसे प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह यह बहुत प्रसन्न रहती है, यह हंसती रहती है और हर समय मुस्कुराती रहती है। फिर बेटा, इन लोगों को अपना नाम बताओ। वह सदैव अपने सामने के 2 गायब दांतों से उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ कहती, मैं टेडपोल मेंढक का बच्चा हूँ। फिर हम दोहराते, ये एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और हंसती रहती है। यह बहुत प्रसन्नचित्त और मित्रवत है, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है और हंसती रहती है। यह बहुत प्रसन्नचित्त और मित्रवत है। क्यों बेटा? वह बस जेब कर कहती, जी हाँ सर, जी हाँ मैडम। हमारा मानना है कि माँ बाप के आदेश देने के अधिकार के प्रति मौलिक शिष्टाचार और सम्मान की भावना जैसे अति लाभदायी और महत्वपूर्ण लक्षण को आप अपने बच्चों में विकसित कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि किसी को अपने माँ बाप की तरह सम्मान देने में बच्चे उसे अपने मित्र या साथी की तरह सम्मान देने की अपेक्षा स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं।
अतः हमें जी हाँ सर और जी हाँ मैडम की आवश्यकता थी। हमें इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए केवल एक ही माह हुआ था कि हमारा एक ऐसे उमंग भरे अनुभव से गुजरना हुआ जिससे किसी भी माँ बाप का हृदय खुशी से फूल उठता। कोई हमसे मिलने आया और जैसे कि हमारी प्रथा थी, मैंने सिडनी को वहाँ बुलाया और कहा, यह हमारी छोटी सी बच्ची है जिसे हर कोई प्यार करता है। बेटा, इन्हें बताओ आपका क्या नाम है। उसने मेरे कोट की आस्तीन थाम ली और कहा, डैडी, मैंने अपना नाम बदल लिया है। कुछ विषम से मैंने कहा, अब आपका नाम क्या है? पहले से कई बड़ी मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, मैं हैप्पी टेंडपोल हूँ। हमारे दोनों तरफ के पड़ोसी जानना चाहते थे कि सिडनी को क्या हो गया है। हाँ, सिडनी को कुछ हो गया था, परंतु यह तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसके माता पिता ने उसे एक ऐसे बच्चे के रूप में देखना शुरू नहीं किया जिसमें उसने सर्वोत्तम उपहार प्राप्त करने की पात्रता है। जब हमने उसे एक नई रोशनी में देखा तो हमने एक प्रसन्नचित्त और खुश लड़की की तरह उससे व्यवहार किया जो उसका अधिकार था, और वह उसी प्रकार की लड़की बन गई। इसलिए आज हम उसे मुद्रिमा कहकर बुलाते हैं। हाँ, आप लोगों को जैसा देखते हैं वैसा उनसे व्यवहार करते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम दूसरों को ठीक से देखना सीख लें। 3 छोटी लड़कियां। कुछ वर्षों पहले जब हम स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में रहते थे, मेरा ऑफिस पास के कस्बे डेक्टार में था। एक दिन मेरा एक मित्र जो बीमे के व्यापार में था मिलने आया। उसके साथ उसकी 3 बेटियां भी थी जो लगभग 3, 5 और 7 वर्ष की आयु की थी। वे बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थी और छोटी गुड़िया लग रही थी। बिल्कुल अविश्वसनीय ढंग से उसने उनका परीक्षा करा है। यह है जो कुछ खाती नहीं है, यह है जो अपनी माँ की सुनती नहीं है, और यह है जो हर समय चिल्लाती रहती है। मेरे मस्तिष्क में इस आदमी के उन तीनों छोटी लड़की के प्रति स्नेह को लेकर कोई संशय नहीं है। जब वह उनकी पीठ थपथपाता था या उनके साथ खेलता था तो यह उसके पूरे चेहरे पर वह उसकी आंखों में स्पष्ट दिखता था। दुर्भाग्य से वह उन्हें कुछ ऐसा दे रहा था जो उन्हें जीवन में नीचे उतारता था। वह उन्हें जिस तरह देखता था वैसा ही उनसे व्यवहार कर रहा था। वह उनमें से प्रत्येक को सख्त नकारात्मक शिक्षा दे रहा था। इसकी पूरी संभावना है कि उसे बहुधा इस बात के लिए बहुत दुख होता होगा कि उसकी एक बच्ची जो कि कुछ खाती नहीं है, एक है जो अपनी माँ की सुनती नहीं है, और एक हर समय चिल्लाती रहती है। दुखद स्थिति यह है कि 1000 बार में से एक बार भी वह यह नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों। यह सच है कि हम वैसा काटते हैं जैसा कि बोते हैं, साथ ही साथ जैसा और लोग हमारे मस्तिष्क में बो देते हैं। इस कारण से हमारा अपने छोटे बच्चों को ठीक से देखना 2 गुना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें जिस प्रकार देखते हैं वही निर्धारित करता है कि हम उनमें क्या बोते हैं, जो बहुत हद तक यह निर्धारित करता है कि वे क्या बनते हैं। लिंडा इसका के परिवार, मित्रों और अध्यापकों की नज़र में वह सीमित मानसिक क्षमता वाली एक बौनी लड़की थी। अतः वे उससे इसी प्रकार व्यवहार करते थे। इटली टेक्सास में विशेष कक्षाओं में, क्योंकि उसके अध्यापक ऐसा सोचते ही नहीं थे कि वह कुछ सीख सकती है, अतः उन्होंने उसे सिखाने हेतु अधिक प्रयास भी नहीं किया। वे उसे हाई स्कूल पास करने तक एक कक्षा में से उत्तीर्ण करके दूसरी कक्षा में प्रवेश देते रहे। अब वह एक 4 फुट वाली 80 पाउंड वजन वाली ऐसी हाई स्कूल पास लड़की बन गई जो पहली कक्षा के स्तर की तरह काम करती थी। इन परिस्थितियों में लिंडा के पास जीवन में 2 ही रास्ते थे, अपने आकार में कमी करना अथवा कुछ नहीं। तब उसकी माँ ने गुडविल इंडस्ट्रीज में टेक्सास पुनर्वास आयोग की कैरोल क्लब
से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप लिंडा को डलहास में एक बहन के साथ रहने और 3 सप्ताह के विस्तृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्यक्रम हेतु भेज दिया गया। उसको एक कार्य समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया, जहां एक अलग किस्म की फसल उसके मस्तिष्क में उगाई गई या बोई गई, जिसके फलस्वरूप वह शीघ्र ही उस कार्यक्रम के स्तर से ऊपर उठ गई और उसे औद्योगिक सुविधा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। आज वह दूरभाष संदेश प्राप्त करती है, टाइम कार्ड्स का रख रखाव करती है और प्रत्येक दिन की प्रगति आती है। जैसे जैसे उसका इस नए इलाज से आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता गया। वह अमेरिका में लिटिल प्यूपिल में शामिल हो गई और एक सचिव बनना चाहती है। वह जीवन को प्यार करती है, जो काम कर रही है उसे पसंद करती है और उसकी ऐसी छवि है कि वह अब सोटी कहे जाने का बुरा नहीं मानती। लिंडा स्कांक की कहानी शायद एक सुख्यात कहानी हो, परंतु इससे आपको यह आश्चर्य होगा कि कितने ही व्यक्तियों को किसी न किसी के द्वारा उन्हें घटिया रोशनी में देखने के कारण और उसी के अनुरूप उनसे व्यवहार के कारण उन्हें साधारण योग्यता से सुप्रसिद्ध कर दिया गया। यहाँ तक कि कॉलेज स्तर पर भी किसी आडंबरी प्रोफेसर द्वारा कुछ विद्यार्थियों को दमपूर्वक यह घोषणा करके निसंदेह कर दिया जाता है कि उसकी कक्षा के ये विद्यार्थी सदैव असफल होते हैं और इनमें से कोई ए ग्रेड प्राप्त नहीं करता। स्पष्टतः इन प्रोफेसरों को कभी ऐसा नहीं लगता कि इस झूठी शिक्षण बकवास के प्रदर्शन के पीछे वह अपने पढ़ाने की असमर्थता को छिपा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि प्रोफेसर को और अधिक परिश्रम करना चाहिए ताकि वह कह सके कि वह ऐसा श्रेष्ठ अध्यापक है जिसके बहुत से विद्यार्थी एक ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं और हर कोई उसके विषय को सीख सकता है। कृपया मुझे गलत ना समझें, मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि अध्यापक को विद्यार्थियों की झूठी वाहवाही करनी चाहिए और वे वास्तव में जैसा काम कर रहे हैं उसे दरकिनार उनसे यह कहना चाहिए कि उनका काम बहुत अच्छा है। यह रास्ता तो शैक्षणिक आत्महत्या की ओर जाता है। दरअसल सेक्स फ्रीक्वेंसी के एक अध्ययन से पता चलता है कि अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों से यह बार बार कहा जाता है कि वे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले ही उनमें सम्मिलित व्यक्ति अच्छा ना कर रहे हों। यह सबसे निर्दयी व्यवहार है क्योंकि इससे डिप्लोमा धारक परंतु कार्य करने में असक्षम व्यक्ति पैदा होता है, जो कार्य के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े भी नहीं हो सकते। इससे मोह भंग होने पर व्यक्ति इतना कटु बन जाता है कि थोड़े से चमत्कारी शब्दाडंबर द्वारा उसका साहस बढ़ाने पर वह समाज से स्पर्धा हेतु सक्षम न बनाए जाने का मूल्य वसूलने लगेगा। अतः समस्या का निदान क्या है? मेरे पास ऐसी पेचीदा शैक्षणिक समस्या का कोई सीधा निदान नहीं है, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूँ कि हमें विद्यार्थी की संपूर्ण योग्यता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनसे व्यवहार करते समय हमें स्वयं में धैर्य, सहनशीलता एवं दृढ़ता को विकसित करना होगा तथा हमें विद्यार्थी के कार्य का विश्लेषक बनना होगा, उसका आलोचक नहीं। आलोचना निष्पादन की हो, निष्पादक की नहीं। संक्षेप में, विद्यार्थियों से वास्ता पढ़ने पर उन्हें खूब उत्साहित करें, परंतु जब वह अच्छा काम नहीं कर रहे हों तो यह कहकर कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें झुठलाइए या बहकाइए नहीं। उनका यह कहकर साहस बढ़ाएं कि वे बेहतर कार्य कर सकते हैं और उनका कार्य निष्पादन उनके स्तर का नहीं है। जैसे ही उनकी छवि बदलेगी वैसे ही उनका कार्य निष्पादन बदल जाएगा। अपने 27 वर्ष के अध्यापन अनुभव के आधार पर, जो कि मुख्यतः अत्यंत एकग्र प्रकार का कर रहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ
कि किसी भी व्यक्ति से अधिकतम निष्पादन प्राप्त करने का यह सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। संक्षेप में, उन्हें कुछ ऐसा दें जिससे करके उन्हें गर्व का अनुभव हो। तर्क के आधार पर उन्हें इसके लिए सहमत करें कि वे ऐसा कर सकते हैं और वे कर देंगे। सेल्स की महारानी मैरी के कॉस्मेटिक के बोर्ड में की अध्यक्षा मैरी के एस दूसरों में उनकी अच्छाइयों को, उनकी क्षमताओं को देख पाने के मूल्य और महत्व को भली भांति समझती है। अपने 2 छोटे बच्चों का पालन करने के लिए उसने स्टेनले होम प्रोडक्ट्स के लिए काम करना प्रारंभ किया। उसकी शुरुआत काफ़ी खराब थी, परंतु जब उसने दूसरी लड़कियों को अच्छा करते देखा तो उसने मन में यह जान लिया कि उसका भी समय आएगा। अतः उसने अपने प्रयासों को 2 गुना कर दिया। कुछ समय पश्चात डलास में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था। मैरी के ने अपनी यात्रा खर्चा और होटल के कमरे के किराए के भुगतान हेतु $12 उधार लिए। उसके पास कुल मिलाकर इतनी ही धनराशि थी और इन $12 में खाना शामिल नहीं था। उसने उन 3 दिनों में अपने खाने के लिए अपने साथ चीज़ व बिस्कुट ले लिए। अधिवेशन बहुत प्रेरणादायी था। अधिवेशन की अंतिम रात जब श्री स्टेनले बेवरेज ने एक लंबी दुबली आकर्षक लड़की के सिर पर सेल्स की महारानी का ताज रखा तो मैरी के द्वारा उस क्षण किए गए निश्चय ने इसके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब वह प्रतिभागियों की पंक्ति से नीचे उतरकर प्रेसिडेंट बेवरेज से हाथ मिलाने के लिए बढ़ी तो उसने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, मिस्टर बेवरेज, आज रात आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, परंतु अगले साल इस अवसर पर आप जान जाएंगे, क्योंकि अगले वर्ष सेल्स की महारानी मैं बनने वाली हूँ। स्टेनले बेवरेज इस बात पर कोई हल्की टिप्पणी भी कर सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मैरी के साथ हाथ मिलाते समय उसकी आंखों में जाकर स्पष्ट रूप से वह विशेष बात देख ली थी और उन्होंने उससे कहा, तुम्हें मालूम है ना, जाने क्यों मुझे भी ऐसा लगता है। उसने ऐसा किया भी बाद में उस कंपनी में और दूसरी कंपनी में भी एक उत्कृष्ट कैरियर पथ बढ़ती गई। फिर एक दिन वह सेवानिवृत्त हो गई, परंतु उसकी 12 घंटों एक कार्य दिवस से सेवानिवृत्ति केवल लगभग 1 माह तक चली। 1-2 दिन अपने विचारों के संग्रह तो साधना के बाद उसने एक पीला पैड उठाकर उस पर लिखना शुरू कर दिया। उसने उन कंपनियों के बारे में जिनका वह प्रतिनिधित्व करती थी वे सारी चीज़ें लिखी जो उसे पसंद थी। उसकी नज़र में सेल्स कैरियर चाहने वाली महिलाओं के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी उसने वे भी लिख ली। उसने वे चीज़ें भी लिखी जो अपना कैरियर बनाते समय वह करना चाहती थी, होना चाहती थी और हासिल करना चाहती थी। उसने एक ऐसी कंपनी शुरू करने का निश्चय किया जिसका आधार उसके द्वारा हर एक महिला में देखी गई सुंदरता व योग्यता को अवसर प्रदान करना हो। उसने महसूस किया कि जो कुछ उसके पास है उसका कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को देने से कई बेहतर है कि उस व्यक्ति में ही निहित प्रतिभा के बारे में उसे जानकारी दी जाए। मैरी के ने महिलाओं को विपुल धनराशि कमाने और जीवन में कैंडिलैक वाहन सहित समस्त वैभव प्राप्त करने हेतु सक्षम रूप में देखा। सीमित आर्थिक साधनों परंतु असीमित आस्था के समय अगस्त 1963 में मैरी के कॉस्मेटिक की शुरुआत हुई। कैलेंडर वर्ष समाप्त होने से पहले ही उन्होंने लगभग $60,000 के खुदरा प्रोडक्ट की बिक्री कर ली। वर्ष 1976 में मैरी के कॉस्मेटिक ने $8,80,00,000 की बिक्री की और देश के प्रत्येक राज्य में करीब 40,000 सलाहकार व निदेशक मैरी के की कहानी बता रहे हैं। इस सफलता की कहानी के कई कारण हैं, परंतु इस सब की शुरुआत तभी हुई जब किसी ने मैरी के में कुछ विशेष देखा। यह चलता रहा और विकसित होता रहा
क्योंकि वह चीज़ों को सही तरीके से एवं सही नज़रिए से लेती थी। उसने अपने लोगों को सिखाया कि उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले नंबर पर ईश्वर आता है, दूसरे नंबर पर परिवार और तीसरे नंबर पर मैरी के कॉस्मेटिक। उसने अपने लोगों में अपार योग्यताएं देखी और उन्हीं के अनुरूप उनसे व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप वे उसे पूरे देश में मैरी के की गुलाबी कैंडलिक चलाते दिखाई देते हैं। तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों से कितनी घबराती हो? कोलंबिया एससी के एक डिपार्टमेंट स्टोर की एक घटना भी कुछ ऐसा ही नज़रिए को चित्रित करती है। किशमिश का समय था और भीड़ बहुत थी। एक माँ और उसकी 5 वर्ष की छोटी बच्ची एक प्रदर्शन देख रही थी। माँ प्रदर्शन देखने में लीन थी और उसकी नज़र बच्ची से हट गई और जो कुछ फीट की दूरी पर खिसक गई। जल्दी ही माँ से बच्ची बिछुड़ गई। माँ ने कुछ देर इधर उधर नज़र दौड़ाई और बच्ची ढूंढ ली। फिर वह अपनी बच्ची के लिए जानवर की तरफ लपकी और हड़बड़ा कर बोली, तुम इधर मेरे पास आओ। तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों से कितना घबराती हो? क्या आप बस कल्पना नहीं कर लेते कि बड़े होने से पहले बच्चा कितनी चीज़ों से घबराने वाला है? सीख लेने की बात यह सब कितना आसान लगता है, तथापि स्पष्ट कि इन शब्दों को पढ़ने पर मुझे ऐसा ही अपराध भाव हो रहा है जैसा कि मुझे अपनी मंझली बेटी की कहानी में हुआ था। जब तक कि किसी ने मुझे उससे बेहतर नहीं सिखाया, तब मुझे भी समय हुआ था कि मैंने स्वयं इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें सीख लेने के बाद मैं उन बातों को सिर्फ सहज बुद्धि की बातें कहने लगा। कोई घटना घट जाने के बाद उससे सीखने एवं अथवा समझने की दृष्टि के बारे में मैंने अक्सर 2 बातें कही जाती सुनी हैं। यह हमेशा ठीक थी, यह कभी किसी काम को नहीं थी, यह कभी किसी काम की नहीं थी, यह केवल कुछ हद तक ठीक है। किसी घटना के बाद यदि आप उससे सीखते हैं तो यह दृष्टि बहुत काम की है, और यदि किसी और के साथ हुई दुर्घटना से आप सीखते हैं तो यह दृष्टि भी काम की है। अगर यह इस प्रकार नहीं होता तो हमें प्रत्येक पीढ़ी के लिए नए सिरे से चक्कर पुनः खोजना पड़ता। बांटने से लाभ होता है। क्रांतिकारी युद्ध के ख्याति प्राप्त मेजर एंडरसन एक लाइब्रेरी के मालिक थे। वे एक निस्वार्थ व्यक्ति थे जिन्होंने वह लाइब्रेरी उन क्षेत्र के उन युवाओं के लिए खोली थी जो और अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। उन युवा लड़कों में से एक स्कॉटलैंड का लड़का था जो मेजर एंडरसन के घर प्रत्येक शनिवार की सुबह आता था और पूरे दिन पढ़ने के लिए उपलब्ध इस अवसर के प्रति वह बहुत कृतज्ञ था। स्पष्टता उसने इस प्रक्रिया में कुछ सीखा क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक उत्पादक व धनी व्यक्तियों में से एक बन गया था। उसने उस वक्त 43 व्यक्तियों को करोड़पति बनाया। जब करोड़पति व्यक्ति गिने चुने होते थे, कार्नेगी ने इस दयालुता को दूसरी तरह से आगे बढ़ाया। उसने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेगी वाचनालय स्थापित कर दिए। आज भी हजारों लोग उसकी इस विशाल हृदयता का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, जब आप दूसरों में योग्यता को देख पाते हैं और फिर उस योग्यता के विकास में सहायता करते हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वास्तव में यह सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि जितना अधिक आप दूसरों को देंगे उतना अधिक आपके पास रहेगा। इसी संदर्भ में एक किस्सा चार्ल्स पर्सी का है जिसे 39 वर्ष की आयु में बेल एंड हावेल का अध्यक्ष बना दिया गया था। उसने कंपनी के सभी पदों पर कार्य करते हुए ख्याति एवं सौभाग्य अर्जित किया। आज वह एक विशिष्ट यूनाइटेड स्टेट सेंटर है। यह काफ़ी दिलचस्प है कि सेंटर पर्सी के बारे में एक टिप्पणी अक्सर की जाती है कि उनमें दूसरे व्यक्ति को सुयोग्यता देख लेने और फिर उस व्यक्ति को अपनी योग्यता का सदुपयोग करने हेतु प्रेरित करने की विचित्र क्षमता है। कभी कभार यह सिद्धांत आपको अस्थायी रूप से ख्याति के उलझाए के बजाय नेपात की छाया में ले जा सकता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण किस चट्टावे
धावक का है जिसने प्रथम 4 मिनट में 1 मील दौड़ने के रिकॉर्ड में मुख्य भूमिका निभाई। चट्टावे ने पहली 3 छलांगों में अपनी पूरी जान लगा कर रोजर बेनिस्टर को तेज गति प्रदान की, जिससे बेनिस्टर 4 मिनट के न टूट पाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सफल हो गया। बेनिस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की, जबकि चट्टावे की अपेक्षा बहुत कम लोग जान पाए। तब से आज तक लगभग 500 दौड़ 4 मिनट से कम समय में हो चुकी हैं, परंतु चट्टावे ऐसा अकेला व्यक्ति है एक सदैव रहेगा जिसने गति देने के लिए कुछ खुद को मिटा दिया, जिससे न टूट पाने वाला रिकॉर्ड टूट गया। दो बड़ी चुके। एक गुमनाम कॉलेज प्रोफेसर की पत्नी को कम सुनाई देता था। उसका सपना था कि वह ऐसा उपकरण बनाए जिससे उसकी पत्नी, जिसे वह बहुत प्यार करता था, सुन पाए। उसने अपना समस्त अतिरिक्त समय व अपनी अतिरिक्त धनराशि अपने इस सपने को साकार करने हेतु लगा दी। इतिहास हमें बताता है कि वह अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाया, परंतु वह असफल होने वाला नहीं था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक लक्ष्य चूक गए, परंतु मानवता को उससे अपार लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं को किसी अन्य की समस्या का समाधान खोजने तो समर्पित कर दिया था। उन्होंने किसी एक की सहायता करने को अपना लक्ष्य बनाया था और वह चूक गए। इसके बजाय उन्होंने लाखों लोगों की सहायता की। बहुत वर्षों पहले विलियम रेस नामक एक जर्मन आविष्कारक ने तारों के माध्यम से ध्वनि संप्रेषण की विधि का आविष्कार किया। वस्तुतः यदि रेस दोनों इलेक्ट्रोड का केवल 1:1000 इंच और खिसका देते ताकि वे दोनों आपस में मिल जाते तो वह टेलीफोन का आविष्कार कर देते। दुर्भाग्यवश रेस अपना नाम ऊपर कर पाने की स्थिति को बहुत ही करीब से चूक गए। उनकी एक अत्यंत करीब की चूक हमें अचंभित कर देती है जब हम यह सोचते हैं कि यदि रेस भी उसी उद्देश्य को लेकर काम करते जिसे ग्राहम बेल ने लेकर किया तो क्या होता। हम मालूम नहीं कि क्या कोई ऐसा संयोग हो सकता है कि इलेक्ट्रोड एक दूसरे को अकस्मात स्पर्श कर जाते हैं। एक पूर्वक उत्सव संचालक। कई वर्षों पहले मेरे एक मित्र डेविड स्मिथ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक अलग क्लब के वार्षिक को उत्सव के लिए पूरक संचालन के रूप में अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ। मैंने मजाकिया तौर पर कहा कि मैं सदैव एक पूरक उत्सव संचालक होना चाहता था। उसने बताया कि खैर यहाँ हमारा बहुत बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है और एक स्थानीय राजनेता ने भी आने के लिए आश्वस्त किया है, परंतु वह आ पाएंगे यह निश्चित नहीं है। यह औपचारिक परिधानों व नित्य बैंड से युक्त एक विशाल समारोह था। मैं और मेरी पत्नी इस कार्यक्रम के लिए समय से पहले ही पहुंच गए थे और जब हमने डेविड को नृत्य करते देखा तो हम उसकी नृत्य कला और छवि पर हतप्रभ रह गए। वह प्रसन्न था, परंतु हमारी उत्साही प्रशंसा से थोड़ा शर्मा रहा था। उसने संकुचाते हुए बताया कि वह बाल रूम नृत्य सिखाता था। मुझे लगा कि यद्यपि मैं उससे वर्षों से मिलता आ रहा था, परंतु मैं वास्तव में उसको नहीं जानता था। मेरा थोड़ा कहने पर उसने अपनी जीवन कहानी का कुछ हिस्सा बताया। उसने बताया कि किस तरह उसे अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए 16 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। उसने 22 वर्ष की आयु में पुनः पढ़ना शुरू किया और 25 वर्ष की आयु में हाई स्कूल पास किया। उसने बताया कि उसके 3 पुत्रियां हैं, उनमें से 2 स्कूल अध्यापिका और एक ने स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। उसे संभावित व न्याय संगत रूप से अपने परिवार पर गर्व था। डेविड के बारे में सबसे कौतूहल भरी बात उसकी आयु थी। वह 66 वर्ष का था और मैं अब तक जितने लोगों से मिला था उनमें से वह सबसे अधिक परिश्रमी था। संयोग से वह हमारा माली है और उसकी कहानी से कई सबक मिलते हैं। यह इस बात को पुनर्स्थापित करती है कि हम किसी पुस्तक को उसके कवर पृष्ठ से नहीं आंक सकते। उसकी कहानी
यह भी सिद्ध करती है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे आपके करने के ढंग से ईमानदार श्रम को सम्मान मिलता है। माली होना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाभप्रद कार्य ना हो, परंतु इससे डेविड स्मिथ को अपना जीवन यापन करने वह अपने 3 बेटियों को शिक्षित करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। इसके साथ ही इससे यह बात भी स्थापित होती है कि अवसर व्यक्ति में निहित होता है, उसके कार्य में नहीं। बच्चा काम करता है और अपनी सेवा दूसरों को बेचने की योग्य है। बड़ी बात यह है कि डेविड स्मिथ चाहता था कि उसकी बेटियां और अधिक हासिल हो, इसलिए उसने उनके लिए अपना और अधिक दिया। फलस्वरूप हर एक की जीत हुई। उन बच्चों के बारे में सोचना कितना रोचक है जो जीवन से और अधिक प्राप्त करके करेंगे, क्योंकि डेविड स्मिथ पहले स्वयं शिक्षित हुआ, फिर उसने अपनी बेटियों को शिक्षित किया जो बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, जो आगे